नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। मैं मानसरोवर विद्या विहार सूरत से चौहान कौशिक। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय में कक्षा 7 में दूसरे सेमेस्टर ये दूसरा ही चैप्टर हम भी बने महान, इस चैप्टर को आज हम देखेंगे। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला कर्तव्य। हमारा जो कार्य हमें दिया जाता है या फिर हमारा जो कर्तव्य होता है उसे हमें हर हाल में निभाना चाहिए। देखते हैं, मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अभी उसके पास एक चौवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चौवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। देखो बच्चों, आजकल जैसे कि मेले पहले की तरह लगते भी नहीं हैं और जितने लगते हैं वो भी कम हो गए हैं। पहले तो हर साल भर में बहुत बार मेले लगते थे, जिसमें बूढ़े बच्चे सब लोग बहुत खुशी खुशी जाते थे और मेले से ही सब लोग ज़रूरी चीज़ें खरीद कर लाते थे। बच्चे खिलौने, घर के बुजुर्ग ज़रूरी चीज़ें, वो सब मेले में से मिल जाती थी। लेकिन आज के समय में तो अब मेले लगते ही नहीं हैं। यहाँ पर एक प्रसंग बताया गया है कि मेले में सब बच्चे खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने भी 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा था, शिव जी का, और अभी भी उसके पास एक चौवन्नी बची थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चौवन्नी और 2 रुपये में एक शिवलिंग। हाँ दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब 1 रुपये में भी हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते थे। तो ये नरेंद्र नाम के बच्चे ने 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा और अभी भी उसके पास एक चौवन्नी बची थी। तब एक लड़के को उसने रोता हुआ देखा, एक लड़का जोर जोर से रो रहा था। तो नरेंद्र ने उसके पास जाकर बोला कि क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चौवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। वो बच्चा कहता है कि मेरे पास एक चौवन्नी थी लेकिन गिर गई, अब मैं घर में मम्मी को चौवन्नी नहीं दूंगा तो वो मुझे पीटेगी, मतलब मारेगी। कोई बात नहीं, यह लो चौवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चौवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। और नरेंद्र ने उस लड़के को चौवन्नी दे दी और अपने घर की ओर चल दिया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। कई बार ऐसा होता है ना कि रास्ते पे हम चलते रहते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे पीछे से कोई इतनी तेज़ी से कोई गाड़ी आ रही है। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। नरेंद्र ने झपट कर, एक छोटा सा बच्चा जो अपनी जो मोटर आ रही थी उससे अनजान था और वो चल रहा था, नरेंद्र ने झपट कर उस बच्चे को खींच लिया और एक पल की भी देरी होती तो शायद वो बच्चा मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। जो देखो बच्चों, अभी तो ये शिवलिंग उन्होंने आज ही खरीदा है और वो आज ही टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारी का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। कुछ लोग, जहाँ पर नरेंद्र ने उस बच्चे को बचा लिया, तब वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या,
इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। अगर वो चीज़ टूट गई तो उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी किसी भी चीज़ से व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और मानवता सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर मानवता है। बाकी सब चीज़ों का स्थान मानवता के बाद ही आता है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखो यहाँ पर खुद एक चौवनी किसी बच्चे को दे दी, अपने पास तो 2 रुपये थे, उसका शिवलिंग टूट गया एक बच्चे को बचाते हुए, और फिर भी उन्होंने ऐसा कहा कि किसी भी वस्तु से व्यक्ति का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है और मानवता सबसे ऊपर है। किसी भी चीज़ का मूल्य मानवता से ऊपर नहीं है। और ऐसे ख्यालात रखने वाला बच्चा बड़ा होकर पूरी दुनिया में अपने नाम मशहूर करता है, और वो बच्चा है स्वामी विवेकानंद। दूसरा एक प्रसंग देखते हैं। नियम सबके लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नियम कुछ लोगों के लिए अलग नियम हो और बाकी सब लोगों के अलग नियम। सब लोगों के लिए नियम जो होते हैं वो एक ही होने चाहिए। इससे क्या है, लोगों में समानता बनी रहती है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। स्वयंसेवक मतलब बड़े बड़े कार्यक्रमों में होता है ना, क्या होता है बड़े बड़े कार्यक्रमों में? स्वयंसेवक होता है। स्वयंसेवक मतलब स्वयंसेवक अपनी ओर से खुद स्वेच्छा से सेवा देने के लिए उपस्थित रहने वाला, नियुक्त करना, उसको वहाँ पर काम दिया गया, उसको नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं। जिससे यह कर्तव्य भर दिया गया था कि आने वाले अतिथि मतलब दोस्तों, अतिथि मतलब मेहमान। अतिथि मतलब मेहमान। इस बच्चे को, ये जो स्वयंसेवक था, उसको ये कार्य दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। जो भी व्यक्ति है उसका निमंत्रण पत्र मांगे और उसे देखकर उसे यथास्थान पर बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। न्यायाधीश मतलब कौन? ठीक है भाई, न्याय करने वाला, जो जज होता है, वो होता है न्यायाधीश। और अतिथि मतलब मेहमान, और मुख्य अतिथि मतलब जो महत्वपूर्ण मेहमान है वो। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। जैसे ही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक मतलब अच्छे व्यवहार से विनम्रतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की कि आपका निमंत्रण पत्र बताइए, अंदर जाइए। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। मुख्यमंत्री के मेरे पास तो कोई आमंत्रण पत्र नहीं, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, बच्चे ने कह दिया। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। उसने कहा कि निमंत्रण पत्र बताइए, तो उन्होंने कहा कि निमंत्रण पत्र मेरे पास नहीं है, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। फिर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा पाऊंगा? मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। इस बच्चे ने कह दिया कि अगर आप लोग स्वागत समिति के लोग ही अगर मेरे कार्य में अगर बाधा डालने लगेंगे, मैं अपना कार्य कैसे कर पाऊंगा? मुझे ऐसे भेदभाव बड़ी नीति नहीं बरतनी है।
मुझे तो इस मेहमान के पास भी अतिथि कार्ड मांगना ही है। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। और आप लोगों को पता होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी के गुरु थे। ऐसे तो गांधी जी के बहुत सारे लोगों ने गांधी जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन ये गोपाल कृष्ण गोखले थे जिसको गांधी जी ने अपना गुरु बनाया था। आगे देखते हैं सफलता का रहस्य। कोई व्यक्ति सफल कैसे बनता है, सफल बनने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अंडर 14 क्रिकेट टीम, मतलब 14 साल से छोटी आयु के लड़कों की यह क्रिकेट टीम थी। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। हमारे गुजरात के अहमदाबाद में 14 साल से कम उम्र के बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए आए थे। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। जाहिर सी बात है, बड़ी प्रतियोगिता थी तो टीम को 5 स्टार होटल में ठहराया गया था। सुबह उठते ही पूरी टीम और कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अल्पाहार मतलब नाश्ता, तैयार मतलब रेडी, और कोच और मैनेजर मतलब जो तालीम देने वाला होता है वो कोच, और पूरी टीम का जो मैनेजमेंट देखता है वो मैनेजर। सुबह होते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार लेने के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और ज्यों ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। यह टीम के साथ जो लोग आए थे उसमें से बाकी लोग तो इस टीम में शामिल हुए उतनी बात पर संतुष्ट होकर बैठ गए, लेकिन ये टीम का जो कप्तान था वो तो पूरी रात भर एक हाथ से गेंद दीवार की ओर डालता, और जैसे ही वो गेंद टकरा कर वापस आती वो दूसरे हाथ से बल्ला घुमाता था और प्रैक्टिस करता था। जब सब लोग नाश्ते के लिए तैयार हुए, मेन हॉल में इकट्ठा हुए, तब सब लोग आए, लेकिन वो खिलाड़ी कैप्टन नहीं आया। सब लोग उसको ढूंढने गए तो पता चला कि हमारा कैप्टन तो अभ्यास कर रहा था, मतलब प्रैक्टिस कर रहा था। और उनकी यह खेल के प्रति लगाव देखकर सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। आगे चलकर इस लड़के ने क्रिकेट की प्रतियोगिताओं में अपना और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में फैला दिया, प्रसिद्ध कर दिया, और उसने क्रिकेट विश्व के सब बड़े बड़े अवार्ड प्राप्त किए, सब बड़े बड़े रिकॉर्ड उसने अपने नाम पर अंकित किए हुए हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या? तो पूछा कि मैं एक मैच को 3 बार खेलता हूँ। आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि भाई एक मैच कोई भी व्यक्ति एक ही बार खेल सकता है, 3 बार कैसे खेलेगा? तो 3 बार कैसे खेला वो देखते हैं। पहली बात, हर मैच में 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, मानो कि कल मैच है तो आज प्रैक्टिस करके खेलूँगा, पहली बार। दूसरी बार सचमुच मैदान में जब खेली जाएगी तब, और तीसरी बार वह मैच ख़त्म होने के बाद मैं उसका मूल्यांकन करता हूँ कि वहाँ पर मेरी गलती क्या थी, मैंने कौन सी गलती की थी। इस प्रकार यह खिलाड़ी एक मैच को 3 बार खेलता था। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला, और जिसे भारत सरकार ने भारत रत्न अवार्ड दिया है, वह हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम एवं लगन की सफलता के आधार है। देखो, एक बच्चा अंडर 14 टीम के कैप्टन होने के बावजूद भी मेहनत करता रहता है, और साथ में वो लगातार मेहनत करने के बाद पूरी दुनिया में अपने परिवार का और अपने समाज का, अपने राष्ट्र का नाम मशहूर करता है। ऐसा व्यक्ति है सचिन रमेश तेंदुलकर। और उसने अपनी सफलता के बारे में बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति सचमुच एकाग्रता से अविरत अभ्यास करे और कठोर परिश्रम करे तो वह सफल बन सकता है।
आगे एक और सत्य घटना की ओर जाते हुए हम देखते हैं, एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। आगे देखते हैं कि एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। निजी काम मतलब व्यक्तिगत काम। निजी काम होना मतलब व्यक्तिगत काम होना, खुद का अपना, जो राज्य का ना हो ऐसा। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। देखो, सरदार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी करने से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फ़कीर। दोस्तों, यहाँ पर ये बात है कि हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए थे और वहाँ पर रात हो गई, तो उन्होंने जो राज्य की जो मोमबत्ती थी उसे जलाई और अपना काम करना प्रारंभ किया। और जैसे ही वहाँ पर दो लोग अपने व्यक्तिगत काम से उनको मिलने के लिए आए। जैसे ही राज का काम ख़त्म हो, उन्होंने वो मोमबत्ती जलाकर वापस एक के खाने में रख दी, मेज़ के खाने में, और दूसरी निकाल ली और दूसरी जलाई। तो जो लोग उनसे निजी प्रश्न लेकर आए थे वो सोच में पड़ गए कि इसमें इन्होंने ये कौन सी क्या किया। पहले जो मोमबत्ती जल रही थी उसको बुझा दिया और दूसरी जलाई, उससे उसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों किया। तब इन लोगों से नहीं रहा गया और उन्होंने ही हजरत अली से पूछा कि आपने ये ऐसे क्यों किया, जो मोमबत्ती जल रही थी उसे बुझा दिया और अंदर रख दिया और दूसरी अंदर से निकाली उसे जलाया। तब हजरत अली बोले कि भाई, पहले मैं राज का काम करता था, इसलिए मैंने हमारे राज्य की जो मोमबत्ती थी वो जलाई थी। अब मैं आप लोगों के साथ बैठकर व्यक्तिगत काम करने वाला हूँ, निजी काम करने वाला हूँ। तो मैं निजी काम करूँगा तो अपनी निजी मोमबत्ती जलाऊँगा, मैं राज्य की मोमबत्ती नहीं जला सकता, क्योंकि मुझे यह चोरी लगती है या फिर हरामखोरी लगती है कि मैं काम अपना करता हूँ निजी, और उसके बदले में मोमबत्ती राज्य की जलाऊँ तो वो बुरी बात है। और हर एक व्यक्ति को चोरी और हरामखोरी से तो बचकर ही चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फ़कीर, कोई भी व्यक्ति हो। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर बड़े महत्व की है। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। पहले हम गुलाम थे, लेकिन अब हम आज़ाद हो गए हैं और हमारे राज्य का काम अगर अच्छा करना है, अच्छे से करना है, तो हम एक ही काम कर सकते हैं कि हम लोग ईमानदारी से अपना काम करें, प्रामाणिकता से काम करें। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ घृतः कस्य स्विद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। हाँ, अगर हम किसी के धन के प्रति आकर्षित होते हैं तो वो बुरी बात है, क्योंकि सब लोगों को प्रामाणिक बनना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए, और दूसरों के धन के प्रति ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसे कब प्राप्त कर लूँ। नहीं, सब लोग अपनी मेहनत का किया हुआ ही यहाँ पर लेते हैं। सब लोगों को मेहनत करने का अधिकार है, हक है, तो सब लोगों को मेहनत करके ही अपनी जो संपत्ति है उसे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालसा नहीं करनी चाहिए या फिर गलत नहीं करना चाहिए। दूसरे एक सफलता के रहस्य में हमें हमेशा एकाग्र मन से अविरत अभ्यास करके और कठोर परिश्रम एवं लगन से ही हमें सफलता मिल सकती है। ये गोपाल कृष्ण गोखले के प्रसंग में हमें ये बात सीखने को मिलती है कि हमें हमारा कर्तव्य हर हाल में निभाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कर्तव्य के प्रकरण में हमें ये बात सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा व्यक्ति के जीवन को महत्व देना चाहिए। तो आज हमने यहाँ तक 4 अलग अलग
सत्य घटनाएं देखी। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। नुकसान मतलब हानि, ख्याल मतलब विचार, स्वयंसेवक मतलब अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त मतलब काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार मतलब उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास मतलब प्रयत्न, और सदस्य मतलब सभासद। भेदभाव मतलब व्यवहार में अंतर। भेदभाव मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भी अलग व्यवहार करता है और तीसरे व्यक्ति के साथ भी अलग व्यवहार करता है। ये जो व्यवहार में अंतर होता है दूसरे और तीसरे व्यक्ति के प्रति, जो उसके व्यवहार में अंतर आया, उसे भेदभाव कहते हैं। प्रसिद्ध मतलब विख्यात, मशहूर। अल्पाहार मतलब नाश्ता, हम लोग सुबह में थोड़ा सा खाना खाते हैं, थोड़ा सा, उसे नाश्ता कहते हैं। रहस्य मतलब गुप्त, भेद। और खजाना मतलब धन या भंडार। जांच मतलब परीक्षण। हरामखोर मतलब हराम का माल खाने वाला, मतलब बिना मेहनत के खाने वाला। अमीर मतलब पैसादार, धनवान, पैसे वाला। पुरखा मतलब पूर्वज, हमारे जो पूर्वज होते हैं वो। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बहुत सारी बातें देखी, उसमें से एक बात भी हमारे जीवन में हम उतार लें तो हम किसी न किसी क्षेत्र में अच्छे से अपना नाम बना सकते हैं। दोस्तों, इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको उसके उत्तर लिखने हैं। दूसरा प्रश्न यह कि आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए और कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। प्रश्न नंबर 3, इसकी चर्चा करनी है, जो हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको यह पैराग्राफ को पढ़कर वापस लिखना है। यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए गए, उसमें से जो चिन्ह दिए गए उसको सही जगह पर रखना है और विराम चिन्ह लगाकर वापस इस पैराग्राफ को लिखना है। यहाँ पर स्वाध्याय भी दिया गया है। जैसे जैसे आप ऊपर की कहानी पढ़ोगे, आप लोगों को इसका स्वाध्याय के सभी आंसर मिल जाएंगे। जो भी आंसर नहीं मिले वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या मुझे पर्सनली पूछ सकता है, उसको मैं वापस समझाऊंगा भी और जो प्रश्न नहीं आते उसके उत्तर भी दूंगा। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।